Assalamualaikum class. Today's topic is stock. We will discuss first stock, later on we will discuss regarding bonds. Before we start regarding stock, first we will discuss in detail about corporations. क्योंकि जब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप एंड देन कॉर्पोरेशंस की बात आती है। और जब भी हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स जो इश्यूज होते हैं वो कॉर्पोरेशंस में इशू होते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट फर्दर इन स्टॉक्स, लेट्स डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनती हैं, कैसे रन होती हैं और उसमें स्टॉक्स का क्या रोल है। क्लियर? लेट्स डिस्कस फर्स्ट an entity created by law. Corporations are the organizations that are created by law. Existence is separate from owners, high rights and privileges, has rights and privileges, and these are the advantages, these are the characteristics of a corporations. और फर्दर मैं बात करूं तो इसमें ऑनरशिप बेसिस ऑन प्राइवेटली ओन कॉर्पोरेशंस भी होती हैं और पब्लिकली ओन कॉर्पोरेशंस भी होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जब एंटिटी बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन जब इनिशिएट होती है तो वहां पे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से डायरेक्टली वो कॉर्पोरेशन की तरफ आ रही है तो वो प्राइवेटली और क्लोजली हेल्ड कंपनीज बनती हैं। लाइक इंडिविजुअल जो ऑनर्स होते हैं वो कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और जब वो कॉर्पोरेशन में अपनी बिजनेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो क्रिएटेड बाय लॉ। अब यहाँ पे मैं हमारे पाकिस्तान की बात करूँ तो लॉ में जब क्रिएटेड होती है तो SECP के वहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के वहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, और इसके अलावा वो स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड होती है। तो क्योंकि जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है जब आप ऑपरेशंस में कन्वर्ट होते हैं तो आपके जो स्टॉक्स विच इज आल्सो नोन एज शेयर्स, तो वो शेयर्स आपके जनरल पब्लिक परचेज करती है, उसके अंदर जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। तो वहां पे लॉज एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, और वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स तक चले जाते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। अब फर्दर आगे बात करूं, एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेशंस के अंदर, लेकिन उनकी वर्किंग कौन कर रहा होता है? उनकी वर्किंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी ऑन कर रहे होते हैं जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के बाद। और इसके अलावा हैज राइट्स एंड प्रिविलेजेस। क्या क्या राइट्स होते हैं कॉर्पोरेशन के पास और क्या क्या प्रिविलेजेस मींस बेनिफिट्स, और इनके पास ग्रांट्स भी मिलती हैं जो कि हम आगे स्लाइड्स में कवर करेंगे चीजें। तो बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं जो कॉर्पोरेशंस को मिलते हैं। अब वो कॉर्पोरेशंस अगर इंडिविजुअल बेसिस पे रन हो रही है तो प्राइवेटली और क्लोजली हेल्ड है, और अगर वो पब्लिकली हो रही है तो पब्लिकली हेल्ड हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो बेस्ड ऑन दैट के ऑपरेशंस क्रिएट होती है, उसकी जो बेस लाइन होती है वो यही होती है कि जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना है और उसके बाद बिजनेस कैरी ऑन करना है। क्लियर? फर्दर अब मैं इसमें बात करती हूँ एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती है। ये एडवांटेजेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके इन्वेस्टर्स की तरफ ही आ रही होती हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर्स के थ्रू आने का मतलब यही होता है कि आपने जो इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट किया है वो कहाँ कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्दर डिस्कस करते हैं लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर स्टॉक होल्डर्स। जो स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी जो पर्सनल लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि वहां पे लिमिट लगा दी जाती है कि हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस बिजनेस के अंदर, हमारी लायबिलिटी इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप इज क्वाइट वेरी मच इजी एंड क्लियर कि लाइक कंपनी नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी ने अपने 1000 शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू कर दिए। अब जनरल पब्लिक में से वो 1000 शेयर्स A B C D अप टिल नाउ उन्होंने सबने परचेज किए, क्योंकि 1000 शेयर्स थे, हर कोई अपने अपने हिसाब से जितना उनका इन्वेस्टिंग डिसीजन है, जितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना उनके पास पीछे पैसा है
वो उतने ही शेयर्स परचेज करेंगे। तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने नेस्ले कंपनी के सारे 1000 शेयर्स में से शेयर्स परचेज करना शुरू कर दिए। अब सबके पास शेयर्स हैं, लाइक मैंने कहा था ए बी सी सबके पास शेयर्स हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप की बात कैसे आती है कि कंपनी नेस्ले कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ए ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 100 शेयर्स की थी, क्योंकि उसके वक्त उसके पास इतने पैसे थे। अब उसको पैसों की जरूरत है, उसने क्या बोला, अपने जो 100 शेयर्स उसने परचेज किए थे उसमें से 50 शेयर्स बी को सोल्ड आउट कर दिए। बी ने वो परचेज कर लिए। अब क्या कंपनी नेस्ले पे कोई इफेक्ट पड़ा? क्या कंपनी के डिसीजंस पे कोई इफेक्ट पड़ा? अब कंपनी के शेयर्स तो जनरल पब्लिक में ही सोल्ड आउट हो गए। अब वो ए के पास रहे, इन्वेस्टर बी के पास रहे, इन्वेस्टर सी के पास रहे, कोई इश्यू नहीं है, कंपनी उसी तरीके से काम करती ही रहेगी जैसा कंपनी ने काम किया है। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप का यही चीज है कि किसी के पास भी ऑनरशिप रहे, कोई भी शेयर्स परचेज करे, एक सेल कर रहा है दूसरा परचेज कर रहा है, अभी बी भी आगे जाके किसी को सोल्ड कर रहा है, सी किसी से परचेज कर रहा है, अल्टीमेटली जो टोटल पूल बना था वो पूल तो 1000 शेयर्स का ही बना था। ऑर्गेनाइजेशन के 1000 शेयर्स जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। क्लियर? आई होप सो यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फर्दर बात करते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मींस जब ऑर्गेनाइजेशन बाय लॉ क्रिएट हो रही है, जहाँ पे एसईसीपी का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ कंपनीज क्रिएट होती हैं तो कंपनीज बनती हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस। जो कंपनी एक्ट बना हुआ है, कंपनी ऑर्डिनेंस बना हुआ है 1984 का, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होती है। तो वहाँ पे प्रॉपर डेजिग्नेशन मेंशन्ड है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय हायर हो रहा है तो उनके पीछे उनकी एक्सपर्टीज क्या होंगी और किस लेवल पे होंगी। तो ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी बनते हैं वो भी एक क्वालिफाइड एजुकेशन रखते हैं। जब तक उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं होंगी, तब तक वो हायर नहीं होंगे। अभी भी आप देख रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज में जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो हाईली स्किल्ड होती है, उनके पास सफिशिएंट नंबर का एक्सपीरियंस भी होता है, नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस भी शामिल है, साथ साथ उनकी एजुकेशन भी इतनी शामिल है ताकि उनका एक्सपीरियंस एक ब्रॉडर लेवल पे हो। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, बाय लॉ भी है, और स्टिफ कंपटीशन की वजह से आजकल हर कोई एम्प्लॉय यही चाहता है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो और ज्यादा से ज्यादा एक बेहतर पोजीशन हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर? फर्दर बात करें कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। एक कॉर्पोरेशन जब बनती है तो इसके अंदर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट आपने क्लास प्रीवियसली पढ़ चुके होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए थे, वहाँ पे गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस हुआ होगा। उस गोइंग कंसर्न में ये बात हो रही थी कि कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे आ रही है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल की एग्जांपल लेना चाहूंगी ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर समझ आए हो। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसका बेसिक जो माइंड होता है ये होता है कि मैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दूंगी, अपना बिजनेस बंद कर दूंगी? क्या किसी के माइंड में ये बात होती है? मतलब ऑनर के माइंड में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के माइंड में, सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल ऑनर के माइंड में, क्या कभी कोई ऐसी माइंड में बात होती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड पे आके मैं अपना बिजनेस होल्ड कर दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। हर कोई यही चाहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इंक्रीज होता ही जाए, उनकी ब्रांचेस हो, उनकी प्रोडक्ट लाइंस इंक्रीज हो, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स हो ओवरऑल। तो अब यहाँ पे न सिर्फ एक बिजनेस स्टार्ट होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे होता है, बल्कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है। पार्टनरशिप जाके कंपनीज बनती हैं, कंपनीज जब छोटे लेवल की होती है तो वो एसएमईज होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जब वो और ज्यादा आगे बढ़ती है तो मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाती है। जब वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाती हैं तो उनका एक्सपोजर ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनकी प्रॉपर ब्रांचेस हों, और वो ब्रांचेस भी इटसेल्फ डिफरेंट फर्दर जुरिडिक्शन में काम कर रही हैं।
तो जो विजन एंड मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो यही होता है कि वो ईयर्स टू ईयर्स तक अपने बिजनेस को कंटिन्यूटी में ले जाए। क्लियर? तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट आता है और गोइंग कंसर्न में ये क्लियरली मेंशन है कि आप जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे उसमें नोट्स टू द अकाउंट्स में ये चीज क्लियरली मेंशन करोगे कि ये बिजनेस कंटिन्यूटी में चल रहा है। क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे फॉर इंस्टेंस और आपने अगले साल अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने पहले से प्रायर इन्फॉर्म किए बगैर बिजनेस को क्लोज कैसे कर दिया। ठीक? क्योंकि जनरल पब्लिक का पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप पहले से बताते तो वो अपने शेयर सारे सोल्ड कर देते और जब शेयर सोल्ड कर देते तो उस कंपनी की क्या वर्थ रह जाती? कोई वर्थ नहीं रह जाती। तो इस पे फिर लीगली सूट फाइल किए जाते हैं और कंपनी के ऊपर पेनल्टीज होती हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस। क्योंकि वो सडनली इस तरीके से ऑफिस क्लोज नहीं कर सकते, अपना बिजनेस वाइंड अप नहीं। अब वो फ्रॉड की लेवल पे जा रही है वो तो चीजें एक अलग ही कॉन्सेप्ट बन रहा है कि बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। फ्रॉड की तरफ जा रही है, प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर उस बेसिस पे वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहली बात यही आ जाती है कि आपने प्रायर इन्फॉर्म किया था। अगर प्रायर इन्फॉर्म नहीं किया था तो बिजनेस इस तरीके से सडनली बंद नहीं हो सकता। तो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपको प्रायरली डिस्क्लोज करना होता है, ये मैंडेटरी बाय लॉज है। और अगर आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका विजन नहीं होता, आपका मिशन नहीं होता और आप फर्दर जाके बिजनेस को एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को आप कोशिश करते हैं कि एक एमएनसी लेवल पे चले जाएं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्रिएट करें। डन? अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। क्योंकि आपको शेयर्स का सारा प्रोसीजर समझ आ रहा, जब आपको एक कॉर्पोरेशन अच्छे से समझ आ गई तो उसमें आपका शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है, आगे स्टॉक की बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट क्या क्या डिसीजन लेती है, किस बेसिस पे डिसीजन लेती है। क्योंकि मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया राइट्स एंड प्रिविलेजेस की बात हो रही है, तो कौन से ऐसे राइट्स होते हैं, कौन से ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन क्रिएट करने के बाद आपका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है स्टॉक्स पे और सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है बॉन्ड्स पे। ठीक है? फर्दर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हैवी टैक्सेशन, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि कंपनीज जो लाए करती हैं अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन ऑर्डिनेंस, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टैक्स स्लैब में शामिल होती है। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस, जब आप टैक्सेशन का टॉपिक पढ़ोगे और टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टैक्स लेवल पे क्या क्या बात हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स बनते हैं। मल्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का टैक्स स्लैब क्या है और फाइनेंशियल का टैक्स स्लैब क्या है और जो आपके एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन है उस उनका टैक्स स्लैब क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पे करते हैं। एग्रीकल्चर में टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं पे करना, टैक्स रिबेट मिलता है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टैक्स पे कर रहे होते हैं। देन फर्दर बात करूं तो ग्रेटर रेगुलेशन ऑफ कोर्स वेरी वेल नोन। जहां आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बाय लॉ क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे थर्ड पर्सन का, जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशंस की जाती है, ज्यादा से ज्यादा रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम एसईसीपी में इसको रजिस्टर करवा रहे हैं तो एसईसीपी में अपने कुछ रूल्स बनाए होंगे और वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन must have to follow those rules and regulations। और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको टाइमली बेसिस पे आपको अपडेट करना होता है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती हैं वो ऐसे ही नहीं बनती, उनके बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, उनके ऊपर कंपनी ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और उनके अलावा उनके ऊपर टैक्स टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कॉर्पोरेशन की, तो वो सारी टाइमली बेसिस पे मीट करनी होती है। तो इंशाल्लाह जब आप एडवांस कोर्सेज पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्लीमेंट होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन की। ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल पे हो रही है, एसईसीपी में हर कोई ऐसे मुंह उठा के तो रजिस्टर नहीं करवाएगा।
इंडिविजुअल बेसिस पे, उसकी भी तो कोई फीस होगी, वहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सारा काम कर रहे हैं, तो उनकी फीसेस होती हैं टाइमली बेसिस पे कि आपको ये चीज़ें सबमिट करवानी है और इनकी ये फीसेस है, और उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फॉर्म्स फिल करने होते हैं, और वो आपका फॉर्म्स इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे जब उनके साथ आपका चालान लगा हुआ होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की यहाँ पे कि आपके प्रोफेशनल मैनेजमेंट के टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो आप बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आपके पास हाईली क्वालिफाइड लोग ही आएंगे। तो हाईली क्वालिफाइड लोगों को ऐसे ही तो नहीं हायर किया जाएगा, डेफिनेटली उसकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होती है, प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं, उनकी जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं वो पैनल उनका हाईफाई होता है, उनको बुलाना, उनको कॉस्ट चार्ज करना, उनके बाद उनकी फर्दर स्क्रीनिंग करना, फर्दर एचआर से सारी चीजें करना। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है कि आपके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने के लिए कहाँ कहाँ कितने एक्सपेंसेस लग सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग दिस इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं और उसके पीछे बहुत सारी कॉस्ट शामिल होती है। फर्दर मैं बात करूं, हमारा लास्ट डिसएडवांटेज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ऑनर कोई और है, मैनेजमेंट कोई और है। सेपरेशन, क्योंकि ऑनर्स कौन है? ऑनर्स इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो मैनेजमेंट है जो बिजनेस को कैरी ऑन करता है। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, इंडिविजुअल बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास ऑनर भी वही होता है, मैनेजमेंट भी वही, डिसीजन भी वही, जो भी काम करना है सारे काम वही करता है। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, इंटायरली डिफरेंट लोग हैं, तभी तो इनके बीच में एजेंसी कॉन्सेप्ट आता है। एजेंट्स यहाँ पे शामिल करते हैं कि हम ओनरशिप कहते हैं, हमारा हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी बेसिस पे जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट प्रॉपरली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, हमें डिविडेंड नहीं मिला। तो ऑनरशिप में यहाँ पे बात आती है कि किस तरीके से उनकी ऑनरशिप है और किस तरीके से मैनेजमेंट बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट बिजनेस सही से कैरी ऑन नहीं करेगा और उससे रिलेटेड कोई भी एससीसीपी की तरफ से पेनल्टी चार्ज होगी, तो पेनल्टी की पेमेंट कौन देता है? ऑनरशिप देंगे। तो ऑनरशिप में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पॉकेट से पैसे जाएंगे, तो वहां पे तो बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, फिर बहुत सारे एजेंसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो इट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि यहाँ पे सेपरेट ओनरशिप है, सेपरेट मैनेजमेंट है। डन। फर्दर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, पब्लिकली ओन कॉर्पोरेशन फेस डिफिकल्ट रूल। ये तो प्राइवेट की बात हो गई कि रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्होंने फॉलो कर दिए। अब पब्लिकली ओन कॉर्पोरेशन फेस डिफरेंट रूल्स। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, बहुत सिंपल बात है और बहुत इजीली आपको जल्दी समझ आ जाएगी। आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्लाई करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, न्यूज़पेपर में आ रही होती है। आप क्या करते हो, फौरन से उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर लेते हो, सीवी भेज देते हो, ठीक है। और सीवी की बेसिस पे आपका जब इंटरव्यू होता है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स तब लेके जाते हैं, राइट। मोर और लेस यही चीज हो रही होती है जो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यही चीज अगर मैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में करूँ तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर टाइम होती है, एक प्रॉपर डेट होता है, फिजिकली जाके आपको सबमिट कराना होता है, और इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 17th और अबव ग्रेड से अटेस्ट होने चाहिए। तो पब्लिकली ओन कॉर्पोरेशन के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप हायर करने के लिए सिर्फ अपनी सीवी नहीं देते हो, आप उनका प्रॉपर फॉर्म फिल करते हो, क्योंकि नेशनल बैंक के भी बहुत सारी ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के आती हैं, और इसके अलावा डिफरेंट बैंक्स की भी आती हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स चाहिए हमें। तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंटायरली डिफरेंट होते हैं। उनकी यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोशिश होती है कि आपका प्रॉपर फॉर्म सबमिट हो, उस पर आपकी फीस पे की जाती है, देन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे आपके टेस्ट होते हैं, देन आप जाके फिजिकली वहाँ सबमिट करवाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है,
और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू सिर्फ एक या दो लोग नहीं लेते, पूरा पैनल बैठता है और उस पैनल को कॉस्ट हायर करना और उस पैनल पे आपके सारी चीज़ें डिपेंड होना कि आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली फिर दोबारा एडवांस लेवल का इंटरव्यू लेना। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से चलती ही रहती हैं। फर्दर बात करती हूँ मैं इसमें, बाय लॉ पब्लिकली ओन कॉर्पोरेशन मस्ट, अब इसमें बात आ रही है जो हमने अभी सारी डिस्कशन की, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद गैप। अब पब्लिकली ओन्ड कंपनीज होती है, उनके पास सबसे पहली बात क्या होती है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू गैप बनाएंगे। एंड व्हाट इज गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन मैं फर्दर बात करूं, हैव देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सबसे हैवी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को बुला रहे हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली मेंटेन नहीं की गई है, फॉर इंस्टेंस अगर हमारी मेंटेन नहीं की गई है और उस पर हम ऑडिटर बुला रहे हैं, तो हम ऑडिटर प्रॉपरली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, क्लियरली चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है, दो एविडेंसेस को आपस में कोरोबरेट करता है, लेटर ऑन जाके वो कोई फाइनल डिसीजन देता है कि वैसे बाजार तो सब सही नज़र आ रहा है और इसके अलावा इस कंपनी के अंदर कोई भी इश्यूज हैं तो वो मुझे इतने क्लियरली नहीं पता। फॉर इंस्टेंस अगर उसका डिसीजन ये आ रहा है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्किंग हो रही होती है और टाइम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंजेस लेके आते हैं। क्लियर? फर्दर बात करती हूँ, कंप्लाई विद फेडरल सिक्योरिटीज लॉ। फेडरल सिक्योरिटीज लॉ बिल्कुल शामिल होती है उसके अंदर कि जो भी आपकी सिक्योरिटीज के लेवल पे है, आपका रॉ मटेरियल सिक्योर्ड है, आपके एम्प्लॉय सिक्योर्ड है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, देन you have to comply all the federal securities law. Later on, submit financial information for SECV review. Security Exchange Commission के रिव्यू के लिए हमेशा अपने डॉक्यूमेंट, अपनी इंफॉर्मेशन क्लियरली कलेक्ट करके मेंशन करके रखी जाती है। डन? अगर वो टाइमली बेसिस पे एसईसी की तरफ से अगर रिव्यू के लिए नहीं बताया गया हो और प्रॉपरली वहां से इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, तो फिर एक मैनेजर लेवल पे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लेवल पे कैसे वर्किंग करेगा बाकी ओवरऑल बिजनेस में ओवरऑल एम्प्लॉयज के साथ। डन? अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेशन की। एक कॉर्पोरेशन कब बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है और किस लिए बनती है।